आज का जो टॉपिक है भारतीय भूगोल का, वो है तटीय प्रदेश। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने उन नियमों को देखा था जिन नियमों के तहत किसी भी देश के द्वारा अपने समुद्र के जो क्षेत्र होता है उन पर अधिकार रखा जाता है। या ऐसा कह लीजिए कि हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आखिरकार अगर भारत है तो भारत के आसपास जो समुद्र का एरिया है, जो समुद्र का क्षेत्र है, उस समुद्र के क्षेत्र पर भारत अपना अधिकार कैसे दिखा सकता है या किन नियमों के तहत दिखा सकता है। ये हम लोगों ने पिछली वाले क्लास में स्टडी किया था। आज हम लोग कहाँ से आगे बढ़ेंगे, वो जो तटीय प्रदेश था उसके अंदर की बातें करेंगे। मतलब भारत के तट के अंदर की बातें करेंगे। हम राज्यों के बारे में जानेंगे कि भारत के तटीय प्रदेशों की लंबाई कितनी है, कितने प्रदेश तट में हैं, और जितने हैं उनकी संख्या क्या है, पश्चिमी तट क्या होता है, पूर्वी तट क्या होता है। ये सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? तटीय प्रदेश। ये हमारा आज का टॉपिक है। तटीय प्रदेश का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रदेश या ऐसे राज्य या ऐसी स्टेट्स जो तट के आसपास के हों। तट का मतलब क्या होता है? तट से क्या समझते हैं आप लोग, या तट से हम लोग क्या समझते हैं, ज्योग्राफी की भाषा में तट किसे कहते हैं, ये सब चीजें हम लोग यहाँ बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो एक शब्द आया है तटीय प्रदेश, तो प्रदेश तो आप लोग जानते हैं, प्रदेश का मतलब होता है स्टेट। किसी भी देश में, देश को जब छोटे छोटे राज्यों में बांटा जाता है या छोटे छोटे प्रांतों में बांटा जाता है जिनका कुछ क्षेत्रफल होता है, उसको प्रदेश कहा जाता है। जैसे आपके यहाँ भारत में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इस तरीके से प्रदेश हो जाता है। प्रदेश के आगे शब्द लगा है तटीय। मतलब ऐसे प्रदेश दो जो तट के आसपास के हों। तट का मतलब क्या होता है? तट किसे कहोगे? तट को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कोस्ट। तट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोस्ट। ये क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि तट को परिभाषित करिए, मतलब तट की परिभाषा दीजिए, कोस्ट की डेफिनेशन दीजिए, तो ज्योग्राफी की भाषा में तट किसे कहोगे? है ना? तो देखिए, वैसे तो इसका अगर सामान्य सा हम लोग परिभाषा लिखें तट की, तो होता है एक ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहां जल व स्थल आपस में मिलते हों। मिलते हों। देखिए, ये तट की, तटीय प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमें तट की परिभाषा की बात कर रहे हैं कि तट की परिभाषा क्या होती है, तट किसे कहोगे। तट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र। अब क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसा भौगोलिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर जल और स्थल आपस में मिलते हों। यानी जहां पर जमीन जो है होती है वो, और पानी जो होता है वो, जहां पर वो आपस में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तट। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर कहीं पर सड़क पे गड्ढा है, उसमें पानी भर गया है, बारिश का मौसम है मान लिया, और बारिश का पानी उस गड्ढे में भर गया है, तो वहां भी जल भराव हो जाएगा। और भरा हुआ जल जमीन के आसपास ही तो होगा, उससे भी जमीन जुड़ी हुई रहेगी। तो क्या हम उसको भी तट कह सकते हैं? है ना? परिभाषा के आधार पर तो आप उसको भी तट कह देंगे कि वहां भी तो पानी भरा है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां भी जमीन है। तो क्या उसको भी तट कह सकते हैं? तो इसका आंसर है, उसको आप तट नहीं कह सकते। उसको तो आप छोटा सा खड्डा कहेंगे और आसपास की जमीन को जमीन ही कहेंगे, वो तट नहीं होगा। तो फिर तट किस क्या होगा? अगर आप तट को स्पेसिफिक परिभाषित करें कि एग्जैक्टली आप देख करके बताएं कि तट क्या होगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि समुद्र के आसपास का क्षेत्र जो है, और जब वो जमीन से कहीं जाकर के मिलता है, ठीक है, समुद्र का आसपास का क्षेत्र जब वो जमीन से जाके मिलता है,
तो उस रेखा को जहां पर वो दोनों आपस में मिलते हैं उसको तट बोलेंगे। जैसे अगर आप भारत की बात करें तो भारत का आप जो दक्षिणी भाग देखते हैं इस तरीके से, ये भारत का दक्षिणी भाग है। भारत के दक्षिणी भाग में आप इस साइड में देखें, यानी पश्चिम साइड में आप अगर देखें तो ये आपका क्या है, अरेबियन सी, यानी अरब सागर। अगर आप पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ भी काफी सारा जल है और यहाँ भी काफी सारा जल है। भारत के पश्चिमी छोर पर और भारत के पूर्वी छोर पर दोनों ओर पानी है। और ये पानी है किसका, तो ये पानी है, यहाँ पर एक महासागर है, उसको हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर। इसका जल है, ठीक है। हिंद महासागर का जल बंगाल की खाड़ी में भी है और हिंद महासागर का जल अरब सागर में भी है। अब आप ये सोचेंगे कि इसका जल है, अगर हिंद महासागर का ही जल इस तरफ है और हिंद महासागर का ही जल अरेबियन सागर की तरफ है, तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? इसको अरब सागर क्यों कहते हैं, इसको बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं, और इसको हिंद महासागर क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जो क्लासेस हम लोग करेंगे उसमें हर चीज का जवाब मिलेगा कि जब जल एक ही है, जल का रंग एक ही है, तो आखिर इनके अलग अलग नाम क्यों पड़े हैं। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ तो पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ भी बंगाल की खाड़ी का पानी है, यहाँ भी हिंद महासागर का पानी है, यहाँ भी पानी है। अगर आप यहाँ पर हैं, ये भारत है, आप भारत के बिल्कुल अंतिम छोर पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस जगह पे। तो ये जगह है कहाँ पर, जहां पर आप खड़े होंगे, तो ये जगह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है और वहां पर अंतिम छोर है भारत का। भारत का अंतिम छोर आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर है। तो भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर तमिलनाडु में है। अगर आप यहाँ पे खड़े होके सामने की ओर देखेंगे तो आपको हिंद महासागर का बड़ा सा जल राशि दिखाई देगी। अगर आप पश्चिम की ओर देखेंगे, सॉरी पूरब की ओर देखेंगे खड़े होके, तो आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। अगर आप पश्चिम की ओर देखेंगे तो अरब सागर दिखाई देगा, लेकिन ये पूरा पानी ही दिखाई देगा आपको। यहाँ पर पानी का जो बहाव होगा वो आएगा और आ करके इस जमीन के टुकड़े से टकराएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पानी की लहरें आके टकराती हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पर पानी चल के आएगा और आकर के इससे टकराएगा। ये क्या है, ये जमीन है। ये किसकी जमीन है, ये भारत की जमीन है। तो यहाँ पर जब वो टकराएगा तो टकरा के वापस चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन क्या कर रही है, ये भारत की मुख्य भूमि है और ये जल है। यहाँ पे तो पानी है ना पूरा, तो ये जल और ये भूमि इस जगह पर आकर के आपस में मिल जा रही है, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोस्ट। ठीक है, तो ये होता है तट। परिभाषा में आपने जो लिखा है यहाँ पर, ऐसा क्षेत्र जहां पर जल व स्थल आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एक जमीन का टुकड़ा है जो काफी ऊंचा है। यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, ये जल अरेबियन सागर का, हिंद महासागर का, और इस भूमि से आकर के मिल रहा है। तो ये हो गया तट। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप तट को समझ गए होंगे कि तट क्या होता है। अब जरा हम लोग भारत के तटीय प्रदेशों की बात करते हैं। तो तट क्या होता है, डेफिनेशन आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत के तटीय प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले तो सवाल मन में ये आएगा कि ये भारत के तटीय प्रदेश हैं कहाँ, किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो तटीय की परिभाषा, तट की परिभाषा हम लोगों ने भी क्या पढ़ी है कि तट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जल और स्थल
आपस में मिलते हैं। एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जल और स्थल आपस में आकर के मिलते हैं, उसको बोलते हैं तट। तो भारत के नक्शे को अगर आप देखें, आप अगर भारत का मैप देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वहां पर जल और स्थल आपस में मिलते हैं। यानी तटीय प्रदेश कहाँ पाए जाएंगे? भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत में तटीय प्रदेश कहाँ है, तो उसका जवाब क्या होगा कि भारत का जो दक्षिणी भाग है जितना भी, यानी कर्क रेखा से नीचे वाला भाग, कर्क रेखा से दक्षिण वाला भाग जो है वो पूरा दक्षिणी भारत कहलाता है। वहीं पर आपके तटीय प्रदेश पाए जाएंगे। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले वहीं पर क्यों पाए जाएंगे, तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि वहीं पर जल और जमीन आपस में मिलते हैं। क्योंकि भारत का जो समुद्र है ना वो दक्षिण भाग में है, इस वजह से तटीय प्रदेश वहीं पाए जाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आखिरकार तटीय प्रदेश कहाँ पाए जाएंगे, तो भारत के दक्षिणी भाग में। यानी तटीय प्रदेश कहाँ पर होंगे, तो भारत के ये दक्षिणी भाग में होंगे। दक्षिणी भाग आप मैप में देख के बता सकते हैं, और अभी आगे चल के हम आपको देख के बताएंगे, डायग्राम में बना के बताएंगे कि भारत का दक्षिणी भाग होता क्या है और कहाँ पर है ये तटीय प्रदेश। चलिए, ये तो हो गया दक्षिणी भाग में है तटीय प्रदेश। अब भारत में आपको पता है ना कुल 28 राज्य हैं, ठीक है। इन 28 राज्यों में से कितने राज्य हैं जो तटीय प्रदेश के में आते हैं? तो अगर आप कुल संख्या देखें इनकी, तो टोटल कुल 9 राज्य हैं जो किस में आते हैं? तटीय प्रदेशों में, जिनकी गिनती होती है। तटीय प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9 है टोटल। तो भारत में कुल तटीय प्रदेशों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ कोस्टल एरियाज कह लीजिए, प्रदेश मतलब यहाँ पर आप एरिया कह लीजिए। तो कितने हैं? टोटल 9 है। ये जो 9 हैं, या इनको 9 राज्य कह लीजिए आप, या इनको 9 तटीय प्रदेश कह लीजिए, बात एक ही है। आप चाहे इनको 9 राज्य कह लीजिए या चाहे आप इनको 9 तटीय प्रदेश कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब इन 9 राज्यों में क्या सारे के सारे एक ही तरफ हैं, या इनके बीच में कुछ विभाजन भी है, या इनके बीच में कोई रेखा भी है, या इनको अलग अलग भी रखा जाता है? तो इसका जवाब ये है कि ये 9 राज्य जो हैं, इसमें से कुछ राज्य हैं जो भारत के पश्चिम साइड में हैं, और कुछ राज्य हैं जो भारत के पूरब की तरफ हैं। तो इन कुल राज्यों में 5 राज्य पश्चिम दिशा में हैं, और 4 राज्य पूर्व दिशा में हैं। यानी भारत में कुल तटीय प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल कोस्टल एरिया कितने हैं? 9 है, ठीक है। इन 9 तटीय प्रदेशों में से, या ऐसा कह लीजिए कि 9 तटीय प्रदेशों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तरफ 5 होंगे और एक तरफ 4 होंगे। जिस दिशा में 5 होंगे उसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी तटीय प्रदेश। यानी भारत के पश्चिम तरफ, भारत के पश्चिमी दिशा में कुल तटीय प्रदेशों की संख्या कितनी है? 5 है। और भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। तो कुल हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो भारत में कुल तटीय प्रदेशों की संख्या 9, 9 में से 5 और 4 में आप डिवाइड कर लीजिए। 5 वेस्ट साइड में है और 4 ईस्ट साइड में है, ठीक है। चलिए, अब जरा इनको हम लोग मैप में देखते हैं। तो भारत का तटीय प्रदेश कहाँ पर है? दक्षिण भाग में है। तो क्योंकि दक्षिण भाग में है, तो हम पूरा भारत यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम केवल वो हिस्सा बनाएंगे जिससे हमें यहाँ पर मतलब है। तो हमारा लेना देना सिर्फ किससे है? भारत के दक्षिणी भाग से है। चलिए, ये देखिए, ये आपको
भारत का दक्षिणी भाग दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर का सारा एरिया भारत का उत्तरी भाग कहलाता है, जिसको हमने नहीं बनाया है या इसको हमने नहीं दिखाया है आपको। अब ये भारत का दक्षिणी भाग है। इस दक्षिणी भाग में क्या पाए जाएंगे? कुल 9 तटीय प्रदेश पाए जाएंगे। इन 9 तटीय प्रदेशों में कितने होंगे टोटल? 9 होंगे। 9 को आप 2 पार्ट में बांट लीजिए, एक तरफ 5 होंगे और एक तरफ 4 होंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं जो तट में शामिल हैं? तो भारत में टोटल 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक तरफ 5 हैं और एक तरफ 4 हैं। ठीक है, तो बारी बारी पढ़ेंगे कि 5 राज्यों में कौन कौन से हैं और 4 राज्यों में कौन कौन से हैं। देखिए, हर प्रदेश में अपने तट का एक विशेष नाम है। आपको पता है कि भारत में नदियां, भारत में पर्वत, भारत में खाइयां, भारत में पहाड़ अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और ये जो नाम हैं, जो नामकरण किया गया है पर्वतों का, नदियों का, पहाड़ों का, इनका एक आधार है ना। इनका एक नामकरण का एक आधार है। और वो आधार क्या है कि हम लोग प्राचीन सभ्यता से जुड़ाव रखते हैं। हम लोग देवी देवताओं से ज्यादा क्लोज हैं, तो उनके नाम पर रख देते हैं। जैसे एक भारत में एक नदी बहती है जिसको हम लोग काफी सेक्रेड नदी कहते हैं। सेक्रेड मतलब काफी होली रिवर कह सकते हैं। तो वो जो है उसका नाम है गंगा। तो गंगा एक देवी जी का भी नाम है ना। पर्वतों का नाम हम लोग, आप अगर भारत के उत्तर पूर्वी भाग में चले जाएं, भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में चले जाएं, तो वहां पर जो पहाड़ियां पर्वत हैं उनके नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। दक्षिण भाग में जाइए, वहां पर जो पर्वत हैं उनके नाम भी देवी देवताओं के नाम पर हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो जितने तटीय प्रदेश हैं भारत में, उन सभी तटीय प्रदेशों के अपने अपने नाम हैं। उन नामों से हम उनको जानते हैं। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे उनके बारे में, तटीय प्रदेशों के बारे में एक तरफ से, और उनका नाम, उनकी लंबाई क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक उनका फैलाव है, उनका क्षेत्रफल क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो चलिए, अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार ये जो तटीय प्रदेश है भारत में कहाँ पर हैं? तो दक्षिणी भाग में है। तो इनका फैलाव, इनका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है? ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इनका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो आप क्या जवाब देंगे कि इनका जो विस्तार है वो कहाँ से लेकर है? गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण की तरफ जाते हुए कहां पर जाके खत्म हो जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। तो ये इनका विस्तार है। गुजरात से शुरू होता है, गुजरात यहां पर आपका है, यहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? पश्चिम बंगाल तक जाएगा। देखिए, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जाने के 2 मार्ग हैं, 2 रास्ते हैं भारत में। एक, आप भारत में गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जम्मू कश्मीर होके जा सकते हैं, मतलब उत्तरी क्षेत्र को कवर करते हुए जा सकते हैं। और दूसरा क्षेत्र है कि अगर आप गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जाना चाहते हैं तो भारत में दक्षिण की तरफ से जाइए। तो 2 रास्ते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा रास्ता कवर करना है ये भी ध्यान रखना है। तो क्योंकि हम तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम गुजरात से पश्चिम बंगाल तक तो जाएंगे, हम गुजरात से पश्चिम बंगाल तक तो जाएंगे, लेकिन उत्तर दिशा में होकर के नहीं जाएंगे, दक्षिण दिशा में होकर के जाएंगे। क्यों दक्षिण दिशा में होकर के जाएंगे? क्योंकि हम तटीय प्रदेशों को देख रहे हैं, और क्योंकि तटीय प्रदेश भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, इसलिए हम केवल दक्षिण से होकर के जाएंगे, उत्तर से होकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक हम लोग क्या पाते हैं? भारत के तटीय प्रदेश पाते हैं। ये तटीय प्रदेश कुल कितने संख्या में है? 9। इन 9 राज्यों को हम कितने भाग में बांटते हैं? पश्चिमी और पूर्वी। तो पहले यहां पे देखिए, पश्चिमी तटीय प्रदेश कहां पर होंगे और पूर्वी तटीय प्रदेश कहां पर होंगे। मैप में देखिए, डायग्राम में देखिए। तो देखिए, अगर आप दिशाओं का बोध जानते हैं
अगर आप दिशाओं के बारे में जानते हैं तो ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो ये भारत अगर आप ले लें तो भारत का जो दाहिना हिस्सा है वो पूर्वी हिस्सा कहलाएगा, और भारत का जो बायां हिस्सा है इस तरफ से वो क्या कहलाएगा, पश्चिमी हिस्सा कहलाएगा। तो पश्चिम की दिशा में जो तट होंगे, भारत के पश्चिम की दिशा में जो तट होंगे वे क्या कहलाएंगे, पश्चिमी तटीय प्रदेश। इसी प्रकार भारत के जो पूर्वी दिशा में तट होंगे वे क्या कहलाएंगे, पूर्वी तटीय प्रदेश। तो देखिए ये पूरब है, तो ये जो तट आप देख रहे हैं ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी तट। ये क्या हो जाएगा, पूरा पूर्वी तट। ठीक है। भारत में ये जो आप पश्चिम दिशा में तट देख रहे हैं, ये पूरी लाइन यहां तक, गुजरात से लेकर के और इस पॉइंट तक, ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट। ये पूरा कहलाता है पश्चिमी तट। तो अब देखिए, अब आपने भारत को, भारत के तटीय प्रदेशों को दो भागों में बांट लिया। कौन कौन से, एक जो पश्चिम दिशा में है उसको बोलेंगे भारत का पश्चिमी तटीय प्रदेश, और एक जो पूर्वी दिशा में है उसको बोलेंगे भारत का पूर्वी तटीय प्रदेश। या सिर्फ कह लीजिए इसको, अभी यहाँ पे प्रदेश नहीं लिखे हैं तो आप सिर्फ कह लीजिए पूर्वी तट। ठीक है। अब इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पश्चिमी तट कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो ये जान लीजिए, पश्चिमी तट भारत में कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो पश्चिमी तट की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, इस जगह से हो जाती है, ये पॉइंट। और ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट आपका है गुजरात में। तो पश्चिमी तट की शुरुआत कहाँ से हो जाती है भारत में, गुजरात से हो जाती है। और कहाँ तक जाएगा ये, देखिए गुजरात से अगर आप चलना शुरू करें और तट के सहारे सहारे चलें, मतलब केवल तट पर चलें, अंदर ना जाएं भारत के, तो जब आप तट के सहारे सहारे चलेंगे तो इस तरीके से इस लाइन पर आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे यहां तक जाएंगे, और यहां से फिर इस लाइन के सहारे सहारे आप नीचे आएंगे, और कहां तक आएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे, यहां पर पहुंचेंगे आप। मान लीजिए आप यहां पहुंच गए। अब यहां से आपको कहां जाना है, तो क्योंकि आपको तट के सहारे सहारे ही चलना है तो आप नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे तो समुद्र है। अगर आप नीचे गए तो आपने जमीन छोड़ दी, आपने तट छोड़ दिया, तो आप कहाँ चलेंगे अब, तट पर, तो ऊपर की दिशा में चलेंगे, है ना। और अगर ऊपर की दिशा में चलेंगे तो फिर किस तट पर पहुंच जाएंगे आप, तो आप पहुंच जाएंगे पूर्वी तट पर। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पश्चिमी तट यहां पे खत्म हो जाता है, इस जगह पर। ये जगह है कहां पर, तो ये जगह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक जगह है उसको हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी। ये जगह का नाम है, स्थान का नाम है कन्याकुमारी। तो यहां पर भारत का पश्चिमी तट का अंतिम छोर है। ठीक है। इसके बाद किसकी शुरुआत हो जाती है, तो कन्याकुमारी के बाद शुरुआत हो जाती है पूर्वी तट की। ठीक है। तो पश्चिमी तट का विस्तार कहां से कहां तक है, आप जान लीजिए। पश्चिमी तट का विस्तार गुजरात गुजरात से लेकर के और कहां तक है, तमिलनाडु तक है। तमिलनाडु मतलब कन्याकुमारी, अगर आप स्पेसिफिकली बोलें तो कहां पर है, कन्याकुमारी तक, वरना तमिलनाडु तक तो है ही। तमिलनाडु क्या है, राज्य है, कन्याकुमारी क्या है, राज्य का एक छोटा सा स्थान। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ एक छोटा सा स्थान है और उत्तर प्रदेश एक राज्य है। वैसे ही तमिलनाडु एक राज्य है, कन्याकुमारी उसका एक स्थान है। तो पश्चिमी तट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे पश्चिमी तट का विस्तार गुजरात से लेकर के और कन्याकुमारी तक है, या तमिलनाडु तक है। अब बात आती है पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो तमिलनाडु पर अगर ये खत्म हुआ है तो उसी तमिलनाडु पर पूर्वी तट की शुरुआत हो जाती है।
तमिलनाडु में जिस स्थान से पश्चिमी तट समाप्त होता है उसी स्थान से पूर्वी तट की शुरुआत हो जाती है। और ये कहाँ से चलता है? तमिलनाडु से चलता है। और कहाँ तक जाएगा ये? अंतिम छोर पश्चिम बंगाल तक जाएगा। या ऐसा कह लीजिए कि पश्चिम बंगाल से लेकर के और तमिलनाडु तक है। आप ये भी कह सकते हैं। बस दिशाओं का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु पूर्वी तट। अगर आप उत्तर से दक्षिण में आ रहे हैं तो गुजरात से तमिलनाडु तक पश्चिमी तट। ठीक है। अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिमी तट का विस्तार कहां से कहां तक माना जाएगा? तमिलनाडु से लेकर के और गुजरात तक। तो आप दिशाओं को ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि विस्तार कहां से कहां तक है तो दिशाओं के बारे में आपको बताना जरूरी होगा कि पूरब की वो उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछा जा रहा है या दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछा जा रहा है। ठीक है। तो हमारे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से डीपली पश्चिमी और पूर्वी तट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? पश्चिमी तट को। हमारा पहला टॉपिक क्या है? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पश्चिमी तट को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा हुआ है? तो इसका जवाब है कि पश्चिमी तट जो है वो 5 राज्यों में बटा हुआ है या 5 भागों में बटा हुआ है। या ऐसा कह लीजिए कि पश्चिमी तट का जो विस्तार है वो 5 राज्यों से होकर गुजरा हुआ है। पश्चिमी तट 5 राज्यों से होकर गुजरा है। कौन कौन से राज्य हैं, उन राज्यों में उस तट का नाम क्या है, वो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 राज्यों में सबसे पहला जो है सबसे पहला जो है वो क्या है? हाँ, चलिए। सबसे पहले इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो शुरुआत पश्चिमी तट की कहां से हो जाती है? पश्चिमी तट की शुरुआत हो जाती है गुजरात से। ये आपका गुजरात वाला हिस्सा है। और गुजरात से इसका विस्तार होता है इस जगह तक। ये जो आप देख रहे हैं यहां तक होता है। आप इसको नाम दे दीजिए ए। इसको हम नाम देते हैं ए। ठीक है। तो ए जो है ये भारत के 9 राज्यों में से जो पहला राज्य तटीय प्रदेश का है उसको हमने क्या नाम दिया? यहाँ पर ए नाम दिया है। इस ए राज्य का विस्तार या इस ए तटीय प्रदेश का विस्तार क्या, कहां से लेके कहां तक है? तो इसको कहते क्या है? इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसको हम लोग कहते हैं काकरा पार तट। काकरा पार तट। ए को किस नाम से जानते हैं? ये जो हमने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हर एक राज्य में अपनी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी अपनी बोली है, अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना रहने सहने का, बोलने का, खाने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है। इसी आधार पर नामकरण भी अपने अपने किए गए हैं। तो गुजरात से जो तटीय प्रदेश की शुरुआत हो जाती है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका विस्तार है। ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में उसका विस्तार है। और इस तट को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? ए। और ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कि इसको हम लोग बोलते हैं काकरा पार तट। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काकरा पार तट। इस काकरा पार तट का विस्तार देखिए कहां से है। इसका विस्तार है गुजरात से
गुजरात से कहां तक जाता है ये? दमन द्वीप तक। गुजरात से लेकर के और कहां तक है? दमन द्वीप तक है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है, गुजरात से, और यहां तक जाता है दमन और दीव। ये हमने डी और डी लिखा है, इसका मतलब है दमन और दीव। ठीक है। तो इतने बड़े क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? काकरापार तट, इस नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो काकरापार तट का विस्तार गुजरात से लेकर के और दमन दीव तक है। गुजरात क्या है? भारत का एक राज्य। और दमन दीव क्या है? ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। अब काकरापाड़ तट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है गुजरात का तट। गुजरात का तट। ठीक है, इसको हम लोग गुजरात का तट भी कहते हैं या गुजरात का तटीय प्रदेश भी कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? आपको पता है कि भारत के पश्चिम वाले हिस्से में एक देश है, उसका नाम है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम वाले हिस्से में एक देश है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर पश्चिमी हिस्से में है तो पाकिस्तान की सीमा गुजरात से भी मिलती होगी। और क्योंकि गुजरात भारत की सीमा पाकिस्तान से राजस्थान वाले क्षेत्र से भी मिलती है। ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान की सीमा गुजरात से मिलती है, तो यहां पर इस तट पर इस तट पर क्या होगा? भारत पाक सीमा है। इस तट पर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, यह भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब इस सीमा का नाम क्या है? भारत को जब आजादी मिली थी तो भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हो गया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, या 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मनाता है, और 15 अगस्त को भारत अपना आजादी दिवस मनाता है। तो 14 अगस्त को जब पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, तो ये दोनों एक साथ आजाद हुए थे। या ऐसा आप कह सकते हैं कि कह सकते हैं, या आप मान लीजिए इतिहास भी ये बात कहता है कि दोनों पहले एक ही हुआ करते थे। आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों पहले एक ही में शामिल थे। ये जो विवाद चला रहा है कि भारत को पाकिस्तान के बीच में बांटा गया, इसके इसमें कुछ गलतियां अंग्रेजों की देते हैं हम लोग, कुछ अपने ही नेताओं की देते हैं, और कुछ पाकिस्तान के नेताओं की गलतियां दी जाती हैं। फिलहाल गलती यहाँ पर किसी की भी हो, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है, एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री से भारत और पाकिस्तान आपस में विभाजित हैं। उस बाउंड्री को सर क्रीक ने डिवाइड किया था। ठीक है, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर क्रीक। तो उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा जो गुजरात से होकर जाती है, उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा जो गुजरात से होकर के जाती है, ये वाली सीमा यहाँ पे, उसको बोलते हैं सर क्रीक रेखा। ठीक है। तो आप ये जो भारत पाकिस्तान सीमा है, सर क्रीक रेखा। तो सर क्रीक रेखा क्या है? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सर क्रीक रेखा क्या है, तो आप क्या कहोगे? कि सर क्रीक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है। ठीक है। सर क्रीक अंग्रेज का नाम है, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया क्योंकि इन्होंने ही रेखा खींची थी। अब आज वर्तमान में क्या है कि इस रेखा पर विवाद है, इस सीमा पर विवाद है।
विवाद क्या है, विवाद क्यों है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले आने वाले क्लासेस में। लेकिन विवाद है, वर्तमान में विवाद है, तो इस विवाद को हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के। फिलहाल सर क्रीक रेखा भारत पाकिस्तान सीमा है, और ये सीमा कहां पर स्थित है, गुजरात वाले क्षेत्र में, या गुजरात का जो तटीय प्रदेश है वहां पर भारत पाकिस्तान सीमा है, उस पर सर क्रीक रेखा खींची गई है, उस सीमा पर एक विवाद चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या खास बात है कि ये जो गुजरात का तटीय प्रदेश है, ये भारत का सबसे लंबा तटीय प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। ये भारत का सबसे लंबा तटीय प्रदेश है, यानी जो गुजरात से दमन द्वीप तक का तटीय प्रदेश फैला है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है काकरापार तट, ये भारत का सबसे लंबा तटीय प्रदेश है। यानी जितने भी राज्य आप यहाँ पढ़ोगे, 9 तटीय प्रदेश, इन 9 तटीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा लंबाई अगर किसी तटीय प्रदेश की है तो वो किसकी है, काकरापार तट की या गुजरात के तटीय प्रदेश की। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पॉइंट रह गया, उसको भी लिख लीजिए। जो गुजरात का तटीय प्रदेश है या सर क्रीक रेखा, सर क्रीक रेखा के समांतर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। 24 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है वो इसी सरक्रीक रेखा जो कि विवादित है, भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, उसके समांतर गया हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट रह गया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको हटाते हैं, अगले वाले तट की बात करते हैं। तटीय प्रदेश है, उसका विस्तार कहां से लेके कहां तक है, दमन द्वीप से गोवा तक। तो जहां पर काकरापाड़ तट समाप्त होता है, कहां पर समाप्त होता है, दमन द्वीप पर, तो दमन द्वीप पर काकरापाड़ तट समाप्त होता है, तो यहां से लेकर के और गोवा तक, ये इसको हम लोग नाम दे रहे हैं बी। तो दमन द्वीप से लेकर के और गोवा तक जो विस्तार है वो सेकंड वाला है, बी वाला। इसका क्या नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। इसका क्या नाम है, कोंकण तट। यानी दमन द्वीप से लेकर के और गोवा तक जो तटीय प्रदेश है, जो ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो कहां से लेके दमन द्वीप से इसकी शुरुआत हो जाती है, और ये कहां तक जाता है, गोवा तक जाता है ये। ठीक है, इसको हम लोग महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहते हैं। महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है इसको, ये इसका नाम है, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। अब अगला पॉइंट बताने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं हम। आपको पता होगा कि
दुनिया के सबसे पुराने जो व्यापारी हैं उनके बारे में क्या कहा जाता है कि वो सारे यूरोपियन हैं, है ना। दुनिया के जितने पुराने व्यापारी हैं वो सब कौन कहाँ के निवासी हैं, यूरोप के निवासी हैं। तो भारत में आपको पता होगा 1498 के आसपास वो समय था जब सबसे पहले कोई पुर्तगाली नाविक भारत में आया। इसका नाम था वास्को डिगामा। उसके पहले भी हालांकि एक पुर्तगाली आ चुका था, लेकिन वो व्यापार करने की दृष्टि से नहीं आया था, या उसका व्यापार उतना ज्यादा कामयाब नहीं था, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा कम जानते हैं। तो सबसे पहले व्यापार करने की दृष्टि से वास्को डिगामा भारत आया। जब वो भारत आया तो किस रास्ते से आया? तो इसका जवाब जवाब आंसर आपको इतिहास में मिलेगा। जिस रास्ते से होकर के आया भारत वो, उस रास्ते को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, आशा अंतरिप, ये उसका नाम है। जिस रास्ते से होकर के आया, जैसे रास्तों के अलग अलग नाम होते हैं, महाराणा प्रताप मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, वैसे ही समुद्र में जिस रास्ते से होकर के वो भारत पहुंचा, उस रास्ते को नाम दिया गया आशा अंतरिप। ये नाम क्यों दिया गया, ये तो इतिहास का विषय है। अब जब वो भारत आया तो सबसे पहले भारत में कहां पर उतरा था? तो आपने पढ़ा होगा कि ये भारत का एक एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं केरल। एक भारत का प्रदेश है। तो केरल में सबसे पहले वो उतरा, अपने जहाज को लेकर के आया, और सबसे पहले वो यहीं पर रुका। यहीं पर उसने डेरा डाला, और इसके बाद उसने व्यापार शुरू किया। व्यापार करने के बाद जब वो भारत से वापस पहुंचा अपने देश, तो उसको भारी मुनाफा हुआ। आपको ये भी पता होगा कि उसने मसालों का व्यापार किया था। मसालों से भारी मुनाफा हुआ। ये मुनाफा और ये मसालों की सुगंध पुर्तगाल से बाकी सभी यूरोप में फैली, मतलब बाकी पूरे यूरोप में फैली। और इसकी सुगंध धीरे धीरे पुर्तगाल से पहुंची कहाँ? अंग्रेजों के नाक में। अंग्रेजों को लगा कि एक तो मसालों की सुगंध अच्छी है, इनसे सब्जी अच्छी बनती है, तो खाने में अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, और दूसरा सस्ते भी पड़ रहे हैं, और जब इनको हम बेचेंगे ला करके अपने देश में तो भारी मुनाफा भी होगा, क्योंकि इसका प्रमाण पहले मिल चुका था वास्को डिगामा के रूप में। उन्होंने कहा कि जहां से वास्को डिगामा ने ये मसाले कमाए हैं या खरीदे हैं, चलो हम वहीं चलते हैं, डायरेक्ट चल करके वहीं से ले लेते हैं, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में ला करके इसको हम बेचेंगे। तो उनके दिमाग में ये व्यापार करने की जो एक आइडिया था वो आने लगा। इसी आइडिया को लेकर के वो अपने देश से चले, 1600 में भारत पहुंचे, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, है ना। पहले तो वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, एक जहाज लेकर के आए थे। सेकंड टाइम में 13 जहाजों का एक बेड़ा आया, और बाद में पूरा का पूरा अंग्रेज जो था कुनबा भारत में स्थापित हो गया, और भारत भारत ना रह करके बल्कि अंग्रेजों का एक उपनिवेश बन गया था। ये पूरी स्थिति हो गई थी। हालांकि इसमें काफी लंबा समय लगा, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जिस रास्ते से भारत आए वो भी वही रास्ता था जिस रास्ते से वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, कौन सा रास्ता था? यही वाला रास्ता, केरल के थ्रू होकर के। अंग्रेज भी यहीं से आए थे, क्योंकि यही रास्ता ऐसा था जो एक तो आसान था, और इस रास्ते का ज्ञान पहले से ही उनको था। तो जिस रास्ते का ज्ञान हमको पहले से है, उस रास्ते पे चलना आसान होता है, और जो रास्ता हमको पता नहीं होता है, उस रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन होता है। और अंग्रेज व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, तो वो हमेशा मुनाफे की सोचा करते थे। तो उन्होंने सस्ता वाला रास्ता अपनाया। तो उसी रास्ते से होकर के आया जिस रास्ते से अंग्रेज वो वास्को डिगामा पहले भारत आ चुका था। ठीक है, तो ये तो एक चीज होगी। तो जिस रास्ते से होकर के भारत आए, उस रास्ते से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। यहां से मसाले खरीदते अपनी शुरुआती स्टेज में, और इसी रास्ते से वापस इंग्लैंड लौट जाते। इस रास्ते को उन्होंने नाम दिया ट्रेड रूट, व्यापार का रास्ता, ट्रेड रूट। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के साथ एक ट्रेड रूट की शुरुआत हो गई। हालांकि ये ट्रेड जो था भारत के साथ, वो प्राचीन यूनानी सभ्यता में भी पाया जाता है, लेकिन वो जमीनी रास्ते से है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। तो यहां से ट्रेड रूट की शुरुआत हो गई, और यहां से भारतीय लोग इस चीज से परिचित हो गए
कि व्यापार अगर हम यूरोपीय देशों के साथ करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमीनी रास्ते से पॉसिबल नहीं है, ये जल के रास्ते भी पॉसिबल है। इससे पहले वो जो व्यापार करते थे बाकी देशों के साथ, बाकी पड़ोसी या दूर देशों के साथ, तो वो जमीन के रास्ते करते थे, सिंध के रास्ते करते थे। सिंध का मतलब भारत का उत्तरी भाग। ठीक है, अब यहां से व्यापार शुरू हो गया। तो यहां से व्यापार शुरू होने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पानी था और बगल में जो था वो एक छोटा सा राज्य था केरल, तो यहाँ पे डेरा डालते थे समुद्र के जहाज। तो बाद में इसी को नाम दे दिया गया तट, बंदरगाह। तो ऐसे यहाँ पर और भी बंदरगाह विकसित हुए समय के साथ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पर और भी बंदरगाह यानी पोर्ट्स विकसित होने लगे। उन्हीं में से एक पोर्ट विकसित हुआ जिसको नाम दिया गया आगे चल के मुंबई का बंदरगाह। अब मुंबई का बंदरगाह इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गया? आज की स्थिति देखिए कि मुंबई भारत का सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाह है, यहां से बहुत व्यापार होता है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जब मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी घोषित किया गया तो उसके बाद वहां के बंदरगाह से बहुत सारे जहाज आने जाने लगे। इसका क्या अर्थ हुआ कि मुंबई से बहुत ज्यादा व्यापार बाकी देशों के साथ भारत का होना शुरू हो गया। इसी वजह से जो महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है इसमें मुंबई का तट फेमस हो गया। और यहां पर जो एक तट है मुंबई तट, ये भारत का क्या हो गया, ये भारत का सबसे अधिक व्यापार करने वाला तट बन गया। ये मतलब भारत में सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होने लगा, मुंबई वाले तट से। ठीक है, सबसे ज्यादा होने लगा। क्यों होने लगा ये हमने आपको बता दिया है। इसके और क्या खास बात है? दमन द्वीप और गोवा के बीच में जो महाराष्ट्र पड़ता है ना, महाराष्ट्र में अगर आप थोड़ा सा महाराष्ट्र से मुंबई से आगे बढ़ेंगे ना तो यहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोल के कुएं हैं, तो पेट्रोल का उत्पादन होता है। इसको नाम दिया जाता है बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का या पेट्रोलियम के उत्पादों का उत्पादन करने वाला एक प्रदेश बन गया है। इस वजह से ये जो तटीय प्रदेश है ये काफी ज्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ का एक और अगला पॉइंट क्या है कि यहां से यानी कोंकण तट से सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। कोंकण तट से, जिसको हम लोग दमन द्वीप से गोवा तक के तट कहते हैं, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, जहां से होता है क्षेत्र, जहां से होता है उसको क्या कहा जाता है? उत्पादन वाले क्षेत्र का नाम है बॉम्बे हाई। तो आप याद रखिएगा बॉम्बे हाई क्या है। बॉम्बे हाई कोंकण तट पे पाया जाने वाला एक क्षेत्र है जहां से सर्वाधिक मात्रा में भारत से या भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला क्षेत्र ये है। ठीक है, ये कहां पर है? ये मुंबई में है। देखिए मुंबई यहां पर है और मुंबई से थोड़ा सा समुद्र में अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर है बॉम्बे हाई। ठीक है, इसकी एक और खास बात है।
यहां पर भारत का सबसे आधुनिक भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह जिसको नाम दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वो भी यहीं पर है। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह जो है जिसको नाम दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वो भी यहीं पाया जाता है। कहां पर? कोंकण तट पे। तो ये हो गया बी वाले कोंकण तट के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट। कहां से कहां तक है? दमन द्वीप से लेके गोवा तक। सी, जो तीसरा तट है गोवा से लेकर कर्नाटक तक है, इसको हम लोग नाम देते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो गोवा से लेकर के और कर्नाटक तक। ये ये विस्तार है गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का। जो तटीय प्रदेश है, ये पूरा वाला क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सी। और इसको क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट का पहले विस्तार देखिए कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? शुरू कहां से होता है? ये गोवा से कर्नाटक तक आया है। तो कहां से कहां तक विस्तार है इसका? गोवा से कर्नाटक तक। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कर्नाटक में कहां तक, तो आप कह सकते हैं कर्नाटक में एक स्थान है, इसका नाम है मैंगलोर। कर्नाटक में स्थान है, इसका नाम है मैंगलोर। बैंगलोर नहीं, मैंगलोर, एम, वहां तक है इसका विस्तार। तो गोवा से कर्नाटक तक के तटीय प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कर्नाटक का तटीय प्रदेश। तो कर्नाटक का तटीय प्रदेश भी इसी को कहते हैं। इसकी खास बात क्या है? भारत का सर्वाधिक भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार इसी तट से इसी तट से तो भारत का सबसे ज्यादा लौह अयस्क का जो व्यापार है वो कहां से होता है? तो वो कन्नड़ तट से होता है, या कर्नाटक के तटीय प्रदेश से होता है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो आप क्या कहोगे? इसका विस्तार गोवा से लेकर के और कर्नाटक तक है। ठीक है। तो ये हो गया भारत का तीसरा तटीय प्रदेश। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार किस तट से होता है, तो आप तुरंत कहोगे कन्नड़ तट से। कन्नड़ तट में कहां पे? कन्नड़ तट तो बहुत बड़ा है ना। कन्नड़ तट कहां से कहां तक है? कन्नड़ तट है गोवा से लेकर के और कर्नाटक तक। लेकिन कर्नाटक में कोई एक स्थान होगा जहां पर बंदरगाह होगा, और उस बंदरगाह से लौह अयस्क का व्यापार होता होगा। तो उस बंदरगाह का नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? तो नाम देख लीजिए क्या है। नाम है न्यू मैंगलोर। नाम क्या है? न्यू मैंगलोर पोर्ट, या
न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। तीसरा तटीय प्रदेश यहां पर खत्म हो जाता है। तो तीन तटीय प्रदेश हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला गुजरात से लेकर के दमन द्वीप तक, दूसरा दमन द्वीप से लेकर के और गोवा तक, और तीसरा गोवा से लेकर के और कर्नाटक तक। अब बारी आती है चौथे और अंतिम पश्चिमी तटीय प्रदेश की। डी। इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट। इसको क्या कहा जाता है? मालाबार तट। मालाबार तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो जहां पर कन्नड़ तट खत्म होता है, यानी कर्नाटक से लेकर के और कहां तक? केरल तक। केरल तक। इसको नाम दे रहे हैं डी। तो इसका विस्तार पहले देखिए कहां से कहां तक होगा। तो शुरू कहां से हो रहा है? ये कर्नाटक से। कर्नाटक से। और कहां पे खत्म हो रहा है? ये केरल तक। तो कर्नाटक से, या कर्नाटक का वो कौन सा स्थान है, अगर स्थान पूछ ले आपसे तो आप क्या कहोगे? कर्नाटक के न्यू मैंगलोर से। जहां पर ये वाला खत्म होता ना, वहीं से चौथा शुरू होगा। तो कर्नाटक के न्यू मैंगलोर से, या सिंपल कहिए कर्नाटक से और केरल तक का जो तटीय प्रदेश है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कौन सा तट? मालाबार तट। ये इसकी खास बात क्या है? इसको हम लोग केरल का तटीय प्रदेश भी कहते हैं। केरल का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको ये पता होगा कि भारत में जो वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले केरल से भारत में मानसून प्रवेश करता है ना? तो केरल में कौन सा स्थान? यही मालाबार तट। तो भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा जिससे होती है, जिस वर्षा में या जिस मानसून से होती है, वो मानसून कहां से प्रवेश करता है? इसी मालाबार तट से प्रवेश करता है। ठीक है, केरल से ही तो आता है, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में। चलिए, तो सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहां से होता है? इसी तट से होता है। मानसून प्रवेश इसी तट से। कौन से तट से? मालाबार तट से। ठीक है। इसके अलावा इस तट की एक और खास बात है। सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? ये तो आपको हम मिट्टी वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि लेटेराइट मिट्टी क्या होती है। और भारत में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी का, भारत में सर्वाधिक मात्रा में आणविक खनिज
भारत में सर्वाधिक मात्रा में आणविक खनिज, जिसको हम लोग कहते हैं थोरियम, का भंडार इसी तट पर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में छूट गया, में आणविक खनिज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थोरियम। थोरियम एक आणविक खनिज है, का भंडार इसी तट पर है। किस तट पर है? मालाबार तट पर है। ठीक है, तो ये हो गए भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो भारत के पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत के पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं, तो राज्यों की संख्या कितनी है? 5। देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इन 5 राज्यों में से दमन द्वीप नहीं है। दमन द्वीप तो केंद्र शासित है, यहाँ महाराष्ट्र पड़ेगा, याद रखिएगा। दमन द्वीप को काउंट मत करिएगा 5 राज्यों में। ठीक है, भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश में 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों में दमन द्वीप नहीं आता है। दमन द्वीप तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें गुजरात से दमन द्वीप तक जो फैला हुआ है ना, वो पहला वाला है। और दमन द्वीप से गोवा के बीच में जो तटीय प्रदेश है, उसे महाराष्ट्र आता है। तो महाराष्ट्र एक राज्य है, इसलिए उसको काउंट किया जाएगा यहाँ पर। तो भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश में 5 राज्य हैं, और ये पांचों राज्य मिल करके एक बड़े से प्रदेश का निर्माण करते हैं, उसको कहा जाता है तटीय प्रदेश। इन तटीय प्रदेशों को हम टोटल 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत में कुल कितने तटीय प्रदेश हैं? 9 हैं। इसके पश्चिमी हिस्से में कितने पाए जाते हैं? 4 तटीय प्रदेश पाए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेशों में या पश्चिमी हिस्से में तटीय भाग कितने हैं? तो भाग हैं 4 और प्रदेश कितने हैं? 5। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। सबकी प्रॉपर्टी, सबके नाम हमने आपको बारी बारी से बता दिए हैं। अगली वाली क्लास में हम लोग भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों को डिस्कस करेंगे। पश्चिमी तटीय प्रदेश कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या नाम होता है, हमने आपको बता दिया है। आप इनको समझिएगा, पढ़िएगा ध्यान से,